हेलो एवरीवन। सो शक्ति पंप्स का कौन कौन एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, वीक नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे थे, जो गाइडेंस था उससे काफी अंडर परफॉर्म किया कंपनी ने। अब कौन कॉल में समझेंगे कि बिजनेस का आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है, ऑर्डर इनफ्लो कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अदर अदर इनकी सब्सिडरीज हैं उनका कैसा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, और इस इंडस्ट्री के बारे में काफी अच्छी और इनसाइट्स मिली है। ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आगे का डील समझेंगे बिजनेस का। सबसे पहले कौन कॉल ही स्टार्ट करते हैं कंपनी का। रिजल्ट वगैरह हमको पता है, 9-10% का ग्रोथ है बिजनेस के रेवेन्यू का। मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है, 24 से 23% का डिक्लाइन आया है बिट्टा मार्जिन्स में। एंड उसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट रहा है वाई वाई। 92 करोड़ का पैट था एंड अराउंड 96 करोड़ का पैट इन्होंने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। अभी सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि हमारा जो मार्केट शेयर है उसको हम मेंटेन करने को देख रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करने का टारगेट है। 25% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का पीएम कुसुम स्कीम में, एंड कंपनी सेम उसको मेंटेन करने को देख रही है। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें एज ऑफ August 1, मतलब जब कंपनी का रिजल्ट आया था, तो वही 1350 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड वो प्रॉब्लम क्लियरली दिखता है कि जब आपका रेवेन्यू, क्वार्टरली जो रेवेन्यू था वो 500 से 600 करोड़ के बीच में था, कब तब ऑर्डर बुक कंपनी का 2000 करोड़ 2200 करोड़ के आसपास होता था। अभी आप देखोगे रेवेन्यू बेस 600 से 700 करोड़ का हो गया है। तो आपको ऑर्डर बुक टेक्निकली अगर हम देखें तो और ज्यादा चाहिए अगर आपको सेम पेस पे ग्रो करना है। लेकिन ऑर्डर बुक कंपनी का अब काफी ज्यादा कम हो गया है, 1350 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड, इन सारे स्टेट से कंपनी का ये ऑर्डर बुक है। लेकिन मेजरली जो इनको ऑर्डर आता है ना, वो महाराष्ट्र, एमपी और आपका यूपी, इन 3-4 स्टेट से कंपनी को ज्यादातर सारा ये सारा ऑर्डर आता है इस स्कीम के अंदर। देन एक्सपोर्ट में ग्रोथ अच्छी रही है, लास्ट 3-4 ईयर्स में 25% से इस कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रो किया है, और सेम ग्रोथ रेट ये मेंटेन करने को देख रहे हैं। इमर्जिंग बिजनेसेस शक्ति कप के शक्ति पंप के, तो सबसे पहले तो वो सोलर रूफटॉप वाला जो गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना, उसमें कंपनी कह रही है कि कुछ अर्ली ट्रैक्शन हमको देखने को मिला है एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो थोड़ा बहुत बिजनेस आना स्टार्ट हुआ है। ईवी सेगमेंट की अगर हम बात करें, जहां पे कंपनी मोटर, कंट्रोलर, चार्जर्स वगैरह बनाती है ईवी के लिए, तो उसमें भी इंक्वायरीज वगैरह अभी आ रही है अभी कंपनी के लिए। लेकिन आई मीन बिजनेस टर्म्स में कुछ खास अभी देखा नहीं है, हम जब से इसको ट्रैक कर रहे हैं ईवी में कुछ खास ग्रोथ वाइज या रेवेन्यू टर्म्स में अभी तक तो कुछ आया नहीं है। जो रिटेल बिजनेस है इनका, डीलर नेटवर्क, जहां पे इन्होंने 100 के आसपास डीलर नेटवर्क बिल्ड किए हैं, तो कंपनी कह रही है कि इसको हम और इंक्रीज करने को देख रहे हैं, और मेन हमारा आगे चल के टारगेट यही रहेगा कि गवर्नमेंट बिजनेस से डिपेंडेंसी हम अपनी कम करें। बिकॉज वो जरूरी है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि 65% 70% आपका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इस स्कीम से आ रहा है, ये पीएम कुसुम स्कीम से आ रहा है। सो कल को चल के आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर किसी और चीज का प्रेशर आ जाए, उनका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, या उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो अभी जो वो सब्सिडीज देते हैं वो सब्सिडीज एकदम से कम कर दें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है, बिजनेस का ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। तो बेटर है कि आप अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी अभी से कम करने को देखो, तो वो कंपनी इस रिटेल नेटवर्क के थ्रू करने को देख रही है। कैपेक्स का क्या प्लान है, तो अगले 2 साल के लिए 1700 करोड़ का शक्ति पंप कैपेक्स प्लान कर रहा है। अब ये 1700 करोड़ कहाँ पे जाएगा, बेसिकली ये अपनी करंट कैपेसिटी को डबल करने को देख रहे हैं। इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी डबल हो गई है, जैसे आप देखोगे सोलर स्ट्रक्चर की कैपेसिटी इनकी 1 लाख से 2 लाख हो गया है। सोलर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो जो सोलर पैनल होता है ना आपका पीवी मॉड्यूल, उसको जिसपे असेंबल करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है स्टील का, लोहे का, उसको सोलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। वो बेसिकली सोलर पैनल को राइट एंगल पे रखने में हेल्प करता है, प्लस आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, हवा बारिश वगैरह, उससे प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। तो ये कंपनी खुद इन हाउस बनाती है, ये भी एक इनका कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है। ज्यादातर चीजें ये कंपनी खुद इन हाउस बनाती है, सोर्सिंग बाहर से सिर्फ ये अभी तक सिर्फ ये वो सोलर पैनल पीवी मॉड्यूल सिर्फ वो बाहर से सोर्सिंग करते हैं, उसी का सप्लाई साइड में चैलेंज भी चल रहा है। तो स्ट्रक्चर की कैपेसिटी डबल हो गई है इनके लिए। वीएफडी और इन्वर्टर की कैपेसिटी भी डबल हो गई है, 2 लाख से 4 लाख ऑलरेडी कर दिया कंपनी ने। वीएफडी क्या होता है, वीएफडी आपकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। मतलब बेसिकली वो एज अ ब्रेन काम कर रहा है मोटर के लिए, कि कब पानी ज्यादा चाहिए, कब पानी कम चाहिए, कब स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, उसमें हेल्प करता है, उसमें कंट्रोल करता है मोटर को। बिकॉज अगर वो नहीं ना हो तो आप ज्यादा एनर्जी ले लोगे, एनर्जी वेस्ट कर दोगे एक तरीके से, और मोटर की लाइफ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो उसकी कैपेसिटी डबल हो गई है। इन्वर्टर की भी कैपेसिटी डबल हो गई है। इन्वर्टर का क्या रोल होता है इसमें, तो जो आप सोलर एनर्जी जो जनरेट करते हो, सोलर पावर जो जनरेट करते हो ना, वो आपका डीसी पावर है। इन्वर्टर आपका मेनली इसमें रोल प्ले करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने में, एसी पावर में कन्वर्ट करने में, तो इसलिए उसकी कैपेसिटी भी डबल कर दी कंपनी ने। फिर ईवी मोटर के लिए जो ये कंट्रोलर चार्जर फैसिलिटी है कंपनी जो भी सेटअप कर रही है, उसमें ये 2 लाख मोटर और कंट्रोलर चार्जर बनाने की इनकी कैपेसिटी है, और 250 करोड़ का इसमें कैपेक्स जाएगा।
ये जो टोटल कैपेक्स है ना 250 करोड़ का, इसमें से फेज 1 में 114 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान्ड है, जो ऑलरेडी आप देखते होगे शक्ति पंप टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है एक्सचेंज पे। तो लगभग 55 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है इस 250 करोड़ में से, और फेज 1 में 114 करोड़ टोटल एक्सपेक्टेड है। बाकी का जो 135 136 करोड़ जो है वो कंपनी का फेज 2 के अंदर आएगा। और ये पूरा 250 करोड़ इस कंपनी के लिए ईवी बिजनेस से 500 से 750 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। तो अभी नहीं, नियर फ्यूचर में नहीं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। देन सबसे बड़ा कैपेक्स ये कर रहे हैं 1200 करोड़ का, अपने 2.2 गीगावाट का जो सोलर डीसीआर सेल का ये प्लांट लेके आ रहे हैं, पीवी मॉड्यूल का खुद का प्लांट लेके आ रहे हैं। सिर्फ अभी यही चीज है जो शक्ति पंप बाहर से प्रोक्योर करता है। और बार बार हम हर एक क्वार्टर में देखते हैं कि सप्लाई साइड में चैलेंज है, किससे ऑर्डर मिल रहा है, कितने वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो सारी चीजों पे काफी फोकस करना पड़ता है। तो अब कंपनी खुद अपना प्लांट लेके आ रही है, लेकिन ये ऑपरेशनलाइज होगा आपका मार्च 2027 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम लगेगा। सबसे पहले तो ये सोलर डीसीआर सेल क्या है, तो सोलर सेल क्या होता है, वो जो आपका चिप होता है सिलिकॉन से बना हुआ, जो बेसिकली लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब डीसीआर क्या है, उसमें डीसीआर का मतलब है कि ये डोमेस्टिकली बना होना चाहिए, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। सोलर सेल तो वैसे तो आप चाइना से, बाहर कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो पीएम कुसुम स्कीम है या वो जो पीएम सूर्य घर योजना जो है, उसमें अगर आपको हमारा वेंडर बनना है, अगर आपको टेंडर में अप्लाई करना है, तो मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पीवी मॉड्यूल हो या सोलर सेल हो, ये सब आपको इंडिया में बनाया होना चाहिए, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, बाहर से इंपोर्ट करके नहीं। तो वो हो गया आपका सोलर डीसीआर सेल, इसीलिए उसको सोलर डीसीआर सेल बोलते हैं। पीवी मॉड्यूल क्या है, पीवी मॉड्यूल आपका वो जो सोलर पैनल जिसको बोलते हैं वही हो गया, मतलब डीसीआर सेल को आपने एक तरीके से असेंबल कर दिया, तो वो आपका सोलर पैनल हो गया। तो ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर अपना प्लान बना रही है 1200 करोड़ का, लेकिन ये मार्च 2027 तक आएगा। फंडिंग कैसे होगी, इसके लिए इन्होंने अभी क्यूआईपी रेज किया था 92-93 करोड़ का, प्लस बाकी का जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी डेट और इंटरनल अक्रूवल से करेगा। अभी डेट ये पूरा भी ले सकते थे, लेकिन उसमें मैंडेटरी होता है बैंक्स की तरफ से कि 33% आपके खुद की इक्विटी लगी होनी चाहिए, तो इसलिए कंपनी ने ये क्यूआईपी वगैरह रेज किया है। लेकिन एक और चीज जिससे हमको समझ आता है कि आगे चल के हालांकि अभी इनका बैलेंस शीट पे डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आई मीन डेट फ्री कंपनी एक तरीके से, लेकिन आगे चल के इनका डेट इंक्रीज होगा जब ये सारा ये कैपेक्स वगैरह कंपनी को करना होगा। तो टोटल कैपेक्स अगले 2 साल में 1700 करोड़ का कंपनी प्लान कर रही है, 1700 करोड़ का। देन फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस तो इन्होंने वो सेम ही दिया है जो वही प्रेस रिलीज जो रिजल्ट के साथ दिया था, 25 से 30% का ये ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं फॉर FY26। एंड अगले 3 से 4 साल में भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि सेम ग्रोथ हम रख सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में डिमांड इतना है, अंडर पेनिट्रेशन इतना है। अभी तो सिर्फ कंपोनेंट बी के अंदर ही इतना बड़ा स्कोप हमको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास का पंप का रिक्वायरमेंट बोला जाता है इंडस्ट्री में। तो उसके बेसिस पे कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। एक जो इन्होंने अच्छी चीज करी, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से अगर हम बात करें, जो ये इनका शक्ति एनर्जी जो सब्सिडरी है जो सोलर रूफटॉप में काम करेगी, पीएम सूर्य घर योजना के अंदर जो काम करेगी, उसके लिए इन्होंने एक सीईओ को ऑनबोर्ड किया है, रामकृष्णा जी को। इनको ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 20 ईयर्स इन्होंने टाटा ग्रुप के साथ में काम किया है, टाटा पावर के अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट थे, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। देन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने काम किया है, टेलीकॉम में काम किया है, तो काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। उनको ये स्पेसिफिकली इस शक्ति एनर्जी बिजनेस के लिए लेके आए हैं। और इनका कहना है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 करोड़ रूफटॉप जो है उसको सोलराइज करना है हमको। ऑलरेडी 58 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी है, जिसमें से 10 लाख इंस्टॉलेशन हो गया है। और इन्होंने विजन दिया है कि बाय द एंड ऑफ 2030 सेम जैसे शक्ति पंप पीएम कुसुम स्कीम के अंदर मार्केट लीडर है, वही मार्केट लीडरशिप हमको शक्ति एनर्जी, मतलब वो जो पीएम सूर्य घर वाला स्कीम है उसके अंदर भी अपनी लीडरशिप पोजीशन बिल्ड करनी है, यानी नंबर 1 प्लेयर बनना है। अब ये जो कमेंट्री होती है ना मैनेजमेंट की तरफ से, ये आई मीन सुनने में काफी अच्छा लगता है। एज एन एनालिस्ट मेरा इस बिजनेस पे इंटरेस्ट आ जाएगा। करेंगे नहीं करेंगे वो तो बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि जब आप इतने हाई पेस पे ग्रो करने जाओगे, मार्केट लीडर बनने जाओगे, तो बहुत तरीके के आपके पास चैलेंज आएंगे। उसके बाद उसको आप कैसे मैनेज करोगे वो तो अलग चीज है, वो हमको ट्रैक करना है। लेकिन जब कोई मैनेजमेंट ये बोलता है कि हमको उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी नंबर वन प्लेयर बनना है, तो वो उसके लिए करेज चाहिए आपको। मोस्टली बिजनेसेस आप देखोगे क्या होते हैं, क्यों डिसइंटरेस्ट होता है उन बिजनेस में, बिकॉज एक उन्होंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, अब वो उसी ब्रांड को बार बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ नहीं बिजनेस के अंदर, कोई नया मार्केट वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे। सो आई मीन वो वैसे का वैसे पड़ा है। ऐसे बिजनेसेस जो हैं ये ऑफ कोर्स आपको आपको काफी ज्यादा पैनिक भी करवाएंगे, बिकॉज जब आप इतना बड़ा पेस पे ग्रो करने जाओगे, इतना बड़ा विजन है आपका, तो उतने ही बड़ा डाउनफॉल भी आने का रिस्क है। लेकिन एटलीस्ट वहां पे मेरा इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अगर चीजें ठीक चली, 100 में से
5 बिजनेस भी कर गए तो वहां पे कुछ बहुत बड़ा अचीव हो सकता है। तो ये चीज एक्चुअली काफी अच्छी लगी मैनेजमेंट की तरफ से। देन इनको क्वेश्चन Q&A में अगर आप देखोगे Q&A में, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी इनको ऑर्डर बुक पे पूछा गया कि पहले आपका ऑर्डर बुक 2000 करोड़ 2500 करोड़ का होता था, अब वो 1350 करोड़ का आ गया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है ये जो 1350 करोड़ का ऑर्डर बुक है ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए तो इनफ है, मतलब अगले 2 क्वार्टर में जो हमको ग्रो करना है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। आगे के लिए ये कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र से और फर्दर कुछ स्टेट्स हैं, राजस्थान हरियाणा, Q2 के एंड तक उनसे और ऑर्डर आने का एक्सपेक्टेशन है। यानी ये अगस्त के एंड और सितंबर के एंड तक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन सारे स्टेट से और ऑर्डर आएगा, और उसके बेसिस पे कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। अब इन्होंने नंबर टर्म्स में ना पहले के क्वार्टर में 3000 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर दिया है। इस क्वार्टर में भी इनफैक्ट कॉन कॉल में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 3000 करोड़ का टारगेट दिया रेवेन्यू का। तो 2500 करोड़ लास्ट ईयर किया, उस पे अगर ये 3000 करोड़ करते हैं तो लगभग 20% का ग्रोथ होता है। लेकिन अगर आप 25 से 30% बोल रहे हो तो इसका मतलब आपका रेवेन्यू का नंबर 3100 करोड़ प्लस होना चाहिए या 3200 करोड़ प्लस होना चाहिए अगर आप 30% टारगेट कर रहे हो। तो एक्चुअली मैं क्यू में था लेकिन वो मौका मिला नहीं मैनेजमेंट से इस पे क्लैरिटी लेने का, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है 25 से 30% या 3000 करोड़। बट देखना पड़ेगा, अभी तो 3000 करोड़ को भी इन्होंने गाइडेंस को मिस किया एक तरीके से। तो कंपनी कह रही है कि ऑर्डर बुक अभी आएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देन कुसुम 2.0 की बात हो रही है, तो जैसे बहुत जगह आप डिस्कशन देखोगे इन सारे बिजनेसेस के लिए एक बड़ा रिस्क बोला जा रहा था कि कल को पीएम कुसुम स्कीम अब बंद होने वाली है, 2026 25-26 तक ही था, तो उसके बाद इनका बिजनेस का ग्रोथ कैसा आएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले ही पीएम कुसुम 2 पे काम स्टार्ट कर दिया और ये एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी FY27 से आपका ये वाला स्कीम स्टार्ट हो जाएगा। मेन फोकस इसमें भी आपका ऑन ग्रिड वाले ऑफ ग्रिड वाले पे ही रहेगा। अब ये ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड क्या होता है? तो ऑफ ग्रिड मतलब हो गया ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब जो हमारा इंडिया का जो सेंट्रल वो पावर ट्रांसमिशन जो लाइन जाती है आपकी पावर स्टेशन से होकर के, जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड वाला जो सिस्टम है उससे कनेक्टेड नहीं होते हैं, जो एरिया दूर दराज के एरिया गांव जंगल वाले एरिया जो होते हैं वो ऑफ ग्रिड एरिया बोला जाता है उनको। तो ये जो पीएम कुसुम स्कीम है ये मेनली उन फार्मर्स के लिए ही बनाया गया है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। पहला फोकस उन्हीं फार्मर्स के ऊपर है जो डीजल पंप वगैरह यूज कर रहे हैं और नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि बारिश होगी तब हमारा फसल वगैरह अच्छे से होगा। तो सोलर पंप इंस्टॉल करने का फोकस उन एरिया में ज्यादा है, पहला मेन मोटिव वो है, उसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड। दूसरा आता है आपका ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में यानी इलेक्ट्रिसिटी आपकी अवेलेबल है उस एरिया के अंदर, लेकिन फार्मर क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रिक पंप यूज कर रहा है, अभी भी डीजल पंप यूज कर रहा है, और स्टिल वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपना सोलराइजेशन का टारगेट भी पूरा करना है। तो ये जो आपका ऑन ग्रिड वाला एरिया प्लान है ये एक तरीके से हेल्प करता है, आप सोलर पंप उसमें यूज करो और एट द सेम टाइम आपके पास में अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज अगर आप डिस्कॉम को पावर सप्लाई करोगे, एक्स्ट्रा पावर जब आपका जनरेट होगा तो वहां पे आपको भी अर्निंग में अपॉर्चुनिटी मिलेगा 50 से 60,000 का एनुअली। और प्लस जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनके ऊपर से भी बर्डन कम होगा। तो जैसे अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये आपका ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑन ग्रिड में क्या है कि आप रात के टाइम पे जो सोलर पैनल है आपका वहां से आप पावर जनरेट कर रहे हो और अपना फार्मिंग कर रहे हो, जो एक्सेस पावर है वो आप ग्रिड में वापस अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है ना, ये मंथ के एंड में या जो भी पीरियड होता है उसके एंड में बेसिकली आपको ये बताता है कि कितना पावर आपने ग्रिड से लिया और कितना पावर आपने ग्रिड को वापस दिया, तो उसमें से ये माइनस हो जाता है और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब ये जो ऑफ ग्रिड वाला है इसमें क्या है, इसमें आप पावर तो दे नहीं सकते ग्रिड को, बिकॉज ग्रिड ही नहीं है वहां पे। तो आप क्या करोगे, कई फार्मर जो है वो हाइब्रिड मॉडल भी फॉलो करते हैं, क्योंकि दिन में तो आप फार्मिंग कर रहोगे ये अपना सोलर पैनल यूज करके, बट रात के टाइम पे आई मीन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो वहां पे आप बैटरी यूज करते हो। पर गवर्नमेंट अभी आई थिंक बैटरी पे सब्सिडी नहीं देता है, तो ये एक चैलेंज है। अब कई फार्मर जो है वो बैटरी यूज करते हैं रात के टाइम पे, या फिर वो वही डीजल वगैरह डीजल पंप वगैरह यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑफ ग्रिड का मॉडल काम करता है। तो ये है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। अब पीएम कुसुम 2.0 में पहले ऐसा चल रहा था कि दोनों पे फोकस होगा या एक पे फोकस होगा, अभी क्लैरिटी थोड़ा सा मिल रहा है कि मेन प्रायोरिटी इसमें भी आपका कंपोनेंट बी पे रहेगा, ये ऑफ ग्रिड वाले पे रहेगा, बिकॉज उसमें अभी भी अंडर पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। तो ये सारा अपडेट है इसके ऊपर। देन इनके मार्जिन पे क्यों इम्पैक्ट पड़ा, तो मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए। एमएस के प्राइसेस आपके 6 से 7% इंक्रीज हो गया। एमएस क्या होता है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील हो गया आपका जिसका कार्बन कंटेंट काफी लो होता है, आई थिंक 0.05% से 0.025% तक होता है। ये मतलब ना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना ज्यादा हार्ड होता है, तो
आपको आपको कटिंग करने में, शेपिंग करने में हेल्प करता है। तो इसके प्राइसेस बढ़ गए, फिर आपके स्टील के प्राइसेस भी बढ़ गए 1.5 से 2%। तो इसकी वजह से ओवरऑल 1% का मार्जिन का इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में इनके प्राइसेस वापस से नॉर्मलाइज होंगे और मार्जिन को जो हमारा गाइडेंस है 24% का, उसको हम मेंटेन कर लेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। ईवी बिजनेस से आई मीन ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हम जब से इस बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं तब से ईवी बिजनेस पे कंपनी इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं किया, 50-60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक। लेकिन बिजनेस वाइज कुछ खास फ्लो ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने अपने सैंपल्स भेजे हुए हैं और ये जो ओईएम ब्रांड्स होते हैं आपके टाटा मोटर, आइशर मोटर वगैरह, इसमें अप्रूवल के लिए काफी टाइम लगता है, सबका अपना यूनिक स्टैंडर्ड है। लेकिन ये होपफुल है कि आने वाले टाइम में इनको एक अच्छा बिजनेस मिलेगा इन सारी चीजों से। देन इस क्वार्टर में ग्रोथ क्यों कम रहा, सिर्फ 10% का ग्रोथ आया? तो मैनेजमेंट कह रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 10% रहा, ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा जो हमारा ग्रोथ में डिक्लाइन आया रेवेन्यू के अंदर, वो उसका एक बड़ा रीजन है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था आपका। उसमें जो राजस्थान, पंजाब, ये जो बॉर्डर के जो स्टेट्स थे, उसमें 7 to 10 डेज का आपका थोड़ा सा डिसरप्शन था, मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। तो इस कंपनी ने भी अपनी टीम को वापस बुला लिया था वहां से। तो उसकी वजह से कंपनी कह रही है कि हमारा थोड़ा सा बिजनेस एक्टिविटी वहां पे स्लो रहा, उसमें उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ को इम्पैक्ट आया। लेकिन फिर एक ये भी पॉइंट है कि 10 डेज अगर आपका वहां पे बिजनेस इम्पैक्ट हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि 10 डेज में आपका रेवेन्यू डबल हो जाता, 10% की जगह 20% ग्रोथ आती। तो थोड़ा इम्पैक्ट जरूर उससे भी रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि मेजरली उसी से इम्पैक्ट आया कंपनी का। तो अभी कंपनी कह रही है कि 25 से 30% हम ग्रो करने को लेकर के कॉन्फिडेंट है फुल ईयर बेसिस पे, और EBITDA मार्जिन भी 24% के आसपास हम मेंटेन कर लेंगे। देन आपका डीसीआर सेल वगैरह का तो हमने पार्ट डिस्कस कर लिया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप करंटली इनका देखोगे तो 60% है, क्योंकि बहुत सारी नई कैपेसिटी अभी रिसेंटली आई है कंपनी की। वीएफडी का, इन्वर्टर का, स्ट्रक्चर का, ये सब अभी नया आया है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 60% है। देन बाकी और तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। रिसीवेबल डेज अगर आप देखोगे तो पहले इनका 180 के आसपास होता था, FY25 में 152 आया। अभी इस साल के लिए इनका टारगेट है कि 120 लेके आएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप बिजनेस तो अभी भी गवर्नमेंट से ही कर रहे हो मेजरली, तो इतना इंप्रूवमेंट कैसे आएगा रिसीवेबल डेज में? अब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इनका कहना है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हमारा रिसीवेबल डेज 120 के 130 डेज के आसपास ही रहता है। तो उसी के बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट है कि इसको हम और कम कर देंगे आने वाले टाइम के अंदर, यानी FY26 के एंड में। और मार्जिन को लेकर के मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है? बिकॉज इनका कहना है कि जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है ना, वो काफी काफी कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन हमारे लिए रेडी करता है, प्रोसेस काफी कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए बनाता है, और एक हमारा ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। कंपनी कह रही है जैसे आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे इस इंडस्ट्री में तो वो मेजरली चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बाकी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो उनका कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, सर्विस कॉस्ट और भी ज्यादा पड़ जाता है, और ब्रांड नहीं बनता। हमारा हम क्योंकि सब कुछ इन हाउस बनाते हैं, चाहे आपका वीएफडी हो, स्ट्रक्चर हो, मोटर हो, पंप हो, ये सब हम खुद इन हाउस बनाते हैं। तो इससे हमको एक एडवांटेज मिलता है मार्जिन को प्राइसिंग पे कंट्रोल करने के लिए, और हमारा ऑन ग्राउंड ब्रांड काफी अच्छा बना हुआ है दोनों साइड पे, फार्मर्स के साइड पे भी और गवर्नमेंट के साइड पे भी। प्लस जो उनका डीसीआर सेल का प्लांट आ रहा है, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी ये बाहर से प्रोक्योर करते हैं। तो एक इन्होंने कॉन कॉल में बताया था कि इनके EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 30% तक हो सकते थे अगर ये इनको बाहर से प्रोक्योर नहीं करना पड़ता। तो अब क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कंपनी कह रही है 3 से 4% का पॉजिटिव इंपैक्ट हमको EBITDA मार्जिन पे उससे भी आएगा। लेकिन वो नियर फ्यूचर में नहीं है, वो मीडियम टर्म वाला गाइडेंस है ना। मार्च 2027 में तो आपका वो प्लांट आएगा, फिर आप उस पर प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि मीडियम टर्म ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव है इनके EBITDA मार्जिन की, नियर टर्म में नहीं। नियर टर्म में अगर कंपनी सस्टेन कर ले वही बहुत बड़ा इनके लिए अचीवमेंट होगा। देन ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे तो अभी टाटा, अदानी प्लस और काफी सारे प्लेयर्स हैं जो आपकी ये डीसीआर सेल की कैपेसिटी लेकर के आ रहे हैं अगले 2-3 साल के अंदर। तो क्या इतनी डिमांड अवेलेबल है इंडिया के अंदर? बिकॉज ये कंपनी भी अपनी खुद की कैपेसिटी ला रहा है। तो मैनेजमेंट ने डेटा दिया इसमें कि अभी लास्ट वीक आप देखोगे तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने बताया इस साल का जो हमारा कंजम्पशन है सोलर सेल का, वो अराउंड 30 गीगावाट का होने वाला है, और करंट कैपेसिटी है 13 गीगावाट। तो डबल से ज्यादा का डिफरेंस है। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले ईयर्स में ये कंजम्पशन और बढ़ेगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है हर एक इंडस्ट्री में। तो 30 गीगावाट आपका 100 गीगावाट, 200 गीगावाट तक जाएगा। सो उसके उसके कंपैरिजन में उतनी कैपेसिटी नहीं आने वाली नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स के अंदर। तो एक तो उस पार्ट पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा 2.2 गीगावाट का जो कैपेसिटी है, ये तो इंटरनल कंजम्पशन के लिए ही मेन मेन हम लेके आ रहे हैं इसको।
मतलब हमारा ये जो सोलर पंप का बिजनेस है उसमें हम इसको कंज्यूम करेंगे। फिर जो पीएम सूर्य घर वाला जो सेगमेंट है उसमें भी तो आपका ये खुद का डीसीआर सेल यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट की भी वो भी गवर्नमेंट की स्कीम है। तो कंपनी कह रही है इन हाउस कंजम्पशन के लिए ही हमारा काफी है, प्लस एक्सपोर्ट अभी हम कर रहे हैं सिर्फ 500 करोड़। हमारा टारगेट होगा जब हमारा खुद का ये आ जाएगा डीसीआर सेल का प्लांट तो हम 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट करें, तो उस पर भी कंपनी का फोकस है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ओवर सप्लाई का ऐसा कोई रिस्क ये देख नहीं रहे हैं अपने बिजनेस में। देन ये रिटेल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो अभी कंपनी फोकस कर रही है उस चीज़ पे कि खुद का अपना एक रिटेल नेटवर्क हम बनाएं और गवर्नमेंट बिजनेस से डिपेंडेंसी कम करें। तो रिटेल में क्या होता है कि अगर कोई फार्मर डायरेक्टली इनके इनके डीलर नेटवर्क पे जाकर के अगर परचेज करता है ये सोलर पंप वगैरह, तो उनको 50% डिस्काउंट मिलता है एमआरपी के ऊपर। यानी कि अगर पीएम कुसुम स्कीम के अंदर ये कंपनी सोलर इंस्टॉल कर रही है, सोलर पंप वहां पे लगा रही है पूरा सिस्टम, तो वो पड़ता है 2.5 लाख का। हालांकि फार्मर को उसमें सब्सिडी मिलता है, 70 से 80% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, फिर उसके ऊपर से लोन भी मिल जाता है उसको आराम से, तो उसको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती, लेकिन उसकी एमआरपी है 2.5 लाख। पर वही फार्मर अगर डायरेक्टली इनके स्टोर से जाके परचेज करता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो 1.25 लाख पे मिलता है उस फार्मर को, यानी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये 50% डिस्काउंट कहाँ से मिल रहा है? बिकॉज जब कंपनी फार्मर को डायरेक्टली सेल कर रही है रिटेल नेटवर्क के थ्रू, तो कंपनी उसमें चाइना वाला सेल यूज करती है जो बहुत लो कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू डीसीआर सेल जो करंटली हम इंडिया में अभी बनाते हैं, उसमें कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि फार्मर को उसमें भी बेनिफिट है। तो मैनेजमेंट का यही टारगेट है कि आगे चल के, क्योंकि 50% डिस्काउंट फार्मर को इसमें भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिपेंडेंसी पूरी वो सब्सिडी के ऊपर ही होगी, और अब फार्मर पूरी तरीके से अवेयर हो चुका है। तो इवन तो सब्सिडी कल को खत्म होती है या गवर्नमेंट उसको कम कर देता है, तो भी फार्मर्स जो हैं वो इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, ये सोलर पंप में इंटरेस्टेड हैं, और वो हम मतलब अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है इस वाले सेगमेंट के थ्रू भी। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, इनका वो सोलर रूफटॉप वाला जो सेगमेंट के लिए इन्होंने कंपनी लॉन्च करी है, उसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो काफी अच्छा देख रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में, लेकिन ये बिल्कुल चांस है कि जो 2.2 का ये खुद का कैपेसिटी ला रहे हैं, मे बी वो उसकी पूरी नीड को इनफ आई मीन उसके लिए इनफ ना हो। तो कंपनी कह रही है वो हम फिर मैनेज करेंगे, जो अपने सप्लायर्स हैं बाहर के वेंडर्स वगैरह, अदानी है, प्रीमियर है, रिन्यू है, इन सब से हमारा प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू रहेगा। प्लस अगर हमको और अच्छा स्कोप दिखा तो जो 2.2 गीगावाट की कैपेसिटी है उसको कंपनी और इंक्रीज भी कर सकती है आगे चल के। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक्सपोर्ट, हाँ, एक्सपोर्ट का बिजनेस 20% है, इंपोर्ट डोमेस्टिक बिजनेस 80% है। सो ओवरऑल यही है मेन कॉम्पिटिटिव एज अपना कंपनी यही बता रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ये खुद इन हाउस बनाते हैं, अनलाइक जो अदर प्लेयर्स हैं जो मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, प्राइसिंग पे कंट्रोल नहीं होता। और एक और चीज़ कंपनी कह रही है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उसको तो ये मैनेज कर ही रहे हैं, प्लस जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें रियलाइजेशन भी कम है। मतलब उन टेंडर्स में रियलाइजेशन कम मिलता है, यानी पंप आप सेम इंस्टॉल कर रहे हो, नंबर ऑफ पंप, लेकिन उस पर उतना रेवेन्यू नहीं आप जनरेट कर पाते हो जितना पहले कर पाते थे, ऑर्डर का रियलाइजेशन कम हुआ है टेंडर्स का। तो उसको ये कंपनी कैसे मैनेज कर रही है अपने मार्जिन वगैरह प्रोटेक्ट करने पे? तो ये जो जैपनीज टेक्निक होती है केजन करके, मतलब आप कंटिन्यूसली प्रोसेस इंप्रूव करते जाते हो, तो कंपनी वही कर रही है कि कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन बना रही है, मेक श्योर कर रही है कि जो ऑर्डर कंप्लीट करना है वो हम 60 से 90 डेज के अंदर कर दें, फास्ट ऑर्डर कंप्लीशन हो। तो ये सारी चीज़ों पे इससे कंपनी अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये ओवरऑल कॉन्कॉल था शक्ति पंप का। अब यहाँ से आउटलुक अगर आप देखोगे ना, तो कुछ खास चेंज हुआ नहीं है रिजल्ट के बाद जो हमने डिस्कस किया था, बिकॉज रिजल्ट में ही इन्होंने बता दिया था कि पूरे साल का गाइडेंस 25 से 30% है। इसमें एक मैं व्यू देख रहा हूँ लोगों का कि लोग कह रहे हैं कि कॉन कॉल में एग्जैक्ट तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि किस तरीके से ये इनका ग्रोथ आएगा 25 से 30%। बट एक्चुअली अगर आप इनके पास के कॉन कॉल्स भी देखोगे ना, तो मैनेजमेंट कुछ क्लियर पाथ बताता नहीं था कि हमारा 25-30% का ग्रोथ कैसे आएगा। हाँ, पहले ये क्वार्टरली रेवेन्यू भी देते थे जरूर, मतलब हर अगले एक क्वार्टर में अगले क्वार्टर का ये रेवेन्यू का टारगेट बताते थे कि कितना रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी बात ठीक है कि कंपनी उस गाइडेंस को बीट करती थी। अभी इन्होंने क्वार्टरली रेवेन्यू गाइडेंस देना बंद कर दिया है, पूरे साल का बोल रहे हैं 25 से 30%। एंड आप बोल सकते हो कि हाँ, क्लियर पाथ कुछ इन्होंने बताया नहीं है। ऑर्डर बुक को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि वो 3 क्वार्टर से नीचे आता जा रहा है। 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक 1300 करोड़ हो गया है। तो एक वो भी रीजन है कि क्यों ग्रोथ घटी है कंपनी की, तो उसको भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं Q2 के एंड तक हमारा ऑर्डर बुक आना स्टार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह से। तो अगर वो चीज ग्रो नहीं होती है तो आई मीन
बहुत मुश्किल होगा इस बिजनेस को 25-30% का ग्रोथ डिलीवर कर पाना। इनफैक्ट जो उनका 3000 करोड़ का गाइडेंस है उसको भी अचीव कर पाना, बिकॉज ये करंट ऑर्डर बुक आपका सिर्फ नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए है, तो उसको देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अगर आप डील देखोगे तो वो चीज़ क्लियरली समझ में आती है, जो हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि शक्ति पंप का जो बेस्ट पार्ट था ना इनके बिजनेस के लिए, वो मे बी नियर फ्यूचर में अभी नहीं दिख रहा। क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी इनके ऑल टाइम हाई हैं। पहले EBITDA मार्जिन्स इस कंपनी के जो बेस्ट थे ऑल टाइम वो 17-18% पे थे। अब 23-24% पे आप ऑलरेडी हो EBITDA मार्जिन्स में। और सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए यही होगा कि आप इस मार्जिन प्रोफाइल को मेंटेन कर लो पूरे साल के अंदर, तो और फर्दर मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है इस बिजनेस के पास में, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा, यानी प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा होने का चांस बहुत कम है। हाँ, सेल्स में एक एडवांटेज है इस कंपनी को कि अगर इनको 3000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैचअप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में अगर कंपनी 22% के कैगर से भी ग्रो करेगी तो भी पूरे साल का इनका रेवेन्यू का नंबर 3000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। लेकिन वो होने के लिए भी आपको ऑर्डर बुक तो ग्रो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पॉजिटिव साइड दिखाना पड़ेगा। सिर्फ गाइडेंस से वैसा कन्विक्शन आता नहीं है मार्केट को। प्लस दूसरा चैलेंज जो हमने रिजल्ट में डिस्कस किया था, इनका कॉम्पिटिटर ओसवाल पंप, उसके बहुत सॉलिड नंबर्स आए हैं। मैंने उनका कॉन कॉल भी अटेंड किया था, अच्छा कॉन कॉल था। उनको डिटेल में समझेंगे उस बिजनेस को, उसके क्या आगे के प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो वो प्रेशर भी है शक्ति पंप के ऊपर। तो अभी तो वही है कि एक बेस्ट फेस चला गया इस बिजनेस का नियर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। खराब तो नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज अभी भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके अंदर कि वो 25 से 30% करने को देख रहे हैं, लेकिन हाँ वो हमको क्लोजली मॉनिटर करना है। ये जरूर बोल सकते हैं कि उतना पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट नहीं लग रहा जितना कुछ टाइम पहले तक लगता था, तो डील उतनी अच्छी नहीं है। एंड अगर इन्होंने इतनी बार बोलने के बाद भी अगर ये गाइडेंस मिस होता है, क्योंकि आप देखोगे लास्ट 2 कॉन कॉल से यही हो रहा है, कुछ भी पूछो मैनेजमेंट गाइडेंस को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि हम 25 से 30% करेंगे, बट नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो अब अगर आगे चल के मैनेजमेंट गाइडेंस मिस करती है तो आप देखोगे स्टॉक इवन 20-25 के पीई पे है, फिर भी बहुत ज्यादा करेक्शन हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, तो वो एक रिस्क जरूर है इस बिजनेस के साथ में। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखते हैं, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।